हम कह चुके हैं कुंवर प्रताप कि हम अपनी प्रजा को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, मतलब नहीं झोंकेंगे। बहुत दुख सह चुकी है हमारी प्रजा। एक के बाद एक युद्ध के बाद में पिस चुका है हमारा राज्य। आत्मघाती है आपकी ये योजना कुंवर प्रताप। एक नए विनाश को आमंत्रण देना है ये योजना। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी भी नए युद्ध को अनुमति नहीं देंगे। जब तक हमारी आखिरी ताजीराज, ताजीराज, राणा जी, ताजीराज, क्षमा कीजिए रानी मां, पर आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। आप भी औरों की भांति भावनाओं में बहकर हमें हमारा कर्तव्य निभाने नहीं दे रही हैं। हम औरों की तरह भावनाओं में बहने वाले लगते हैं आपको प्रताप? आपको लगता है हम अपनी भावनाओं का उफान दिखाने आए हैं यहाँ? आप स्वयं जब अपनी भावनाओं में डूबकर हमें लेने आए थे, राणा जी हमारे बिना स्वयं को मानसिक यंत्रणाएं दे रहे थे, आए हम कभी? हमारी बहू गर्भ से थी, आए हम? हमारे पोते ने जन्म लिया, आए हम? यदि भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति होती हमारी, तो भावनाओं में डूबने के अनगिनत अवसर आए हमारे लिए, जिसे आप अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। वो कर्तव्य नहीं, अपने बदले और क्रोध की असंयमित भावना है, जिसने आपके स्व को दबा डाला है। भावनाओं में हम नहीं, आप बह रहे हैं कुंवर प्रताप। निर्णय आपका प्रभावित हो रहा है अपनी भावनाओं के उफान से, जिसमें ना राजधर्म है, ना प्रजा का हित, और ना ही मेवाड़ और राजपुताने के भविष्य के लिए सरोकार। किंतु जयवंताबाई जी, राणा जी, मेवाड़ में जो कुछ भी हो, उसके बाद आप सब जिस पीड़ा, जिस छटपटाहट में हैं, उसे हम समझ सकते हैं। हम भी तो ऐसी मिट्टी की संतान हैं राणा जी। केवल एक बार सोचकर तो देखिए, विगत के इस दुख को भविष्य की सारी संभावनाओं का सर्वनाश करने का अधिकार दे देना चाहिए। क्यों नहीं हम इस दुख, इस पीड़ा, पराजय के इस दंश से एक नए मेवाड़, एक नए राज्य की भविष्य की संभावना को जन्म दें, स्वयं को सबल बनाए और फिर दे शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर। रानी मां, जब तक हम उस मुगल से अपने वीर साथियों के बलिदान का प्रतिशोध नहीं ले लेते, हम ना ही वर्तमान देखेंगे और ना ही भविष्य। किस लिए दी है आपको बचाकर चित्तौड़ में हमारे वीरों ने प्राणों की आहुति? बोलिए, आप बोलिए अजब दे। रानी माँ, वे सब भी यही चाहते थे कि कुंवर प्रताप के ही हाथों जीवित रह सके मेवाड़ और राजपुताने की स्वतंत्रता की मशाल। अर्थात वो सब जानते थे यदि प्रताप जीवित रहेंगे तो मेवाड़ जीवित रहेगा, राजपुताने में स्वतंत्रता का विचार जीवित रहेगा। और कर क्या रहे हैं कुंवर प्रताप? अपने प्राण न्यौछावर करके, अपना निज नाम करके उन सारे बलिदानों पर पानी फेर रहे हैं। हमसे पूछे तो आप सब जो कर रहे हैं ना, बहुत सरल मार्ग है। आत्महत्या सदा सरल होती है, कठिन होता है जीना। स्वयं जीवित रहना और अपने अंदर के आग को मरने नहीं देना, और उन सारे सपनों को साकार करना जिनके लिए हमारे वीरों ने अपने प्राण दे दिए हैं। कठिन मार्ग है। अपनी प्रजा को सुरक्षा देना, उन्हें भोजन देना, उनके सर पर छत देना, उन्हें फिर से आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव देना। यदि आप सब आज बदले की भावना में अपना जीवन दे देंगे तो आप पर भरोसा करने वाली सारी प्रजा का सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। कौन बचाएगा उन्हें मुगलों के अत्याचार से? कौन करेगा उनकी रक्षा? क्या राजधर्म मात्र निजी सम्मान और निजी बदले का खेल है?
प्रजा की देखभाल नहीं? राणा जी, आपने तो सदा अपने से पहले प्रजा का हित देखा है। प्रजा पालक ही पहचान है आपकी। आप ठीक कह रही हैं जयवंता जी, किंतु आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है अपनी प्रजा को देने के लिए। सब कुछ नष्ट हो चुका है। फिर से बना लेंगे हम सब कुछ। मान लीजिए, कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे हमारे पूर्वज। यदि हम हमारे क्रोध को सही दिशा दे दें, अपने अंदर के बदले की आग को नवनिर्माण की अग्नि बना दे, तो एक क्या 10 चित्तौड़ खड़े कर सकते हैं हम। और फिर दिखाएंगे हम अकबर, चित्तौड़ हत्याकांड उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध था, जिसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे। किसी भी युद्ध का लक्ष्य केवल और केवल विजयश्री ही होना चाहिए। मृत्यु को भला कैसे लक्ष्य बना सकते हैं किसी युद्ध का? होना तो ये चाहिए कि हमारे जाने के बाद अमर सिंह एक स्वतंत्र और सशक्त मेवाड़ में साहस लेते हुए अपने बच्चों को जब हमारी कथाएं सुनाए तो गर्व के साथ कह सके कि कैसे हमने सब कुछ खोने के बाद भी हमारा साहस नहीं खोया। हम मिटे नहीं, हम मरे नहीं, हम अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए जिए। शत्रु ने जिसे हमारी पराजय समझा, हमने उसी पराजय एक नई और बड़ी जय का आधार बना डाला। कुछ नहीं से सब कुछ बना डाला। कुछ नहीं से सब कुछ कर डाला। महारानी जयवंताबाई जी की जय। महारानी जयवंताबाई जी की जय। रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मान जाइए। हाँ दादीराज, दादी सर ठीक कह रही है। मान जाइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आज तक हमने आपको जो भी मार्ग दिखाया वो हमारी ओर नहीं, मातृभूमि के लाभार्थ जाता है। आज भी यदि आप अपने निजी गौरव से ऊपर उठकर देखें तो हमारे विवेक पर भरोसा कर सकते हैं। हीर भाई जी, आपने सही समय पर सूझबूझ दिखाई और पत्र लिखकर जयवंताबाई जी को यहाँ बुला लिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं नहीं, हमारा तो मन कर रहा है कि उस अकबर के साथ जाके अभी दो हाथ कर लें। अवश्य, ये शुभ कार्य करने आप अभी जाएं। अब जब बड़ी रानी माँ ने आदेश दे दिया तो हम उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो गोदी में खिलाया हमें। और अभी तो इन्होंने कहा ना कि हमें सब यहीं पे रह के करना है ना बड़ी माँ?
क्या दुविधा चल रही है इनके मन में? जयवंताबाई जी, आपने हमें हमारा दायित्व तो याद दिला दिया, किंतु हम उसे पूरा कैसे करें? जो नगर हम अपने उजड़े नागरिकों के लिए बनवाना चाहते हैं, कैसे बनवाएंगे वो? हम अपने नए दुर्ग का निर्माण किस तरह कर पाएंगे, ये तो हम भी नहीं जानते। राणा जी, बस आपकी छत्र छाया बनी रहे, नगर का निर्माण नहीं रुकेगा। यदि आपका आशीर्वाद रहा तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। हम सिंह जी, हम आपके सामने प्रतिज्ञा रखते हैं कि हम अपने साहसी नागरिकों के साथ एक नया राज्य बनाने के लिए अथक परिश्रम करेंगे। उस मुगल द्वारा उजाड़े हुए हमारे लोगों को फिर से बसाने का आपका जो सपना है, उसे पूर्ण किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने साथियों के बलिदानों का बदला उस मुगल से अवश्य लेंगे। माँ, हमने पूजा, आप रो क्यों रही है माँ? हमें लगा सब कुछ ठीक हो चुका है, दाजीराज नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसे में ये पूजा तो ठीक है, और ये रोना? अमर सिंह जी, मेघलिंग जी के प्रति हमारे कृतज्ञता के आंसू हैं। उन्होंने बिना मांगे हमें सब कुछ दे दिया। आपकी बड़ी रानी माँ को हमारे पास फिर से भेज दिया। आप नहीं जानते अमर सिंह जी, आपकी बड़ी रानी माँ साक्षात एक देवी माँ का स्वरूप है। उनके होते जो संकट हम पर आए थे, अब देखना वो फिर कभी नहीं आएंगे। और माँ, जब से बड़ी रानी माँ आई है, दाजीराज प्रसन्न नहीं लग रहा है। वो सब आप अपनी बड़ी रानी माँ पर छोड़ दीजिए अमर सिंह जी। वो आपके दाजीराज को हम सबसे अधिक जानती हैं। मन में दबाया हुआ क्रोध एक ऐसा विकार होता है जो न केवल अपनी आत्मा की सभी अच्छाइयों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देता है। इसलिए प्रताप, आप इस क्रोध को, इस विकार को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने अंतरात्मा से। तभी आप फिर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रजा के लिए काम कर पाएंगे। रानी माँ, क्या ये सब हमें हमारे बचपन और जवानी के दिन वापस दिला सकते हैं? रानी माँ, आज हम केवल पराजित नहीं हैं, निर्धन भी हैं। कितना कुछ होता हमारे पास आपके सानिध्य से, किंतु आज हमारे पास कुछ भी नहीं। आपने जाते जाते अपने एक लौते पुत्र को आपने आशीर्वाद तक नहीं दिया। हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमने आपको अपना आदर्श माना, अपना गुरु माना, आपके बताए हुए पथ पर चलने का प्रयास किया हमने, फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ?
क्यों रानी मां? क्या भूल हो गई हमसे? कौन सी चूक हो गई पुत्र धर्म निभाने में? कोई तो कारण होगा, अन्यथा कोई भी मां अपने पुत्र को यूं अकस्मात छोड़कर संन्यास लेने नहीं जाती। संसार में होते हुए उसके पुत्र के विवाह पे, उसके संतान के जन्म बड़ी से बड़ी विजय, सर्वाधिक अपमानजनक हार पे उसके साथ क्यों नहीं थी? क्यों आपने हमें अकेले छोड़े? क्यों? रानी मां, हम जानना चाहते हैं हमारा अपराध क्या था? आपका तो कोई अपराध ही नहीं है प्रताप। आप कोई अपराध कर ही नहीं सकते। हम बच्चे नहीं हैं रानी मां, अब बड़े हो चुके हैं। जो होता है क्यों होता है सब समझते हैं हम। प्रताप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भांति भांति के संबंधों में बनते जाते हैं। माँ बेटा, पिता पति, भाई बहन मित्र, इन संबंधों में बनते बनते, इन संबंधों में बढ़ते बढ़ते हम ये भूल जाते हैं कि क्यों आए थे हम यहाँ, क्या उद्देश्य है हमारे जन्म का, थे क्या हम, क्यों भेजा है ईश्वर ने हमें यहाँ। अपने आप को खोजने के लिए अपने से दूर जाना पड़ता है, और हम गए स्वयं को पहचानने के लिए। स्वयं को स्वयं से दूर रहकर देखना पड़ता है। स्वयं से अलग रहकर ही स्वयं को समझ पाते हैं, और तभी घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाने की दृष्टि मिलती है। देखा जाए तो हमने ये सब आपके लिए किया। क्या करते? हम देख रहे थे प्रताप, आप बड़े हो रहे हैं, वीर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। ऐसे में आपको मार्गदर्शन करने के लिए हमें भी कुछ गहरा, कुछ सच्चा बनना था। वीर पुत्र की मां का दायित्व भी बड़ा होता है ना प्रताप। रानी मां, कैसे मान लें कि अब फिर से नहीं जाएंगी हमें छोड़कर? अभी अभी हमने अपनी मातृभूमि खोई है, अब अपनी मां को नहीं खो सकते, नहीं सहन कर पाएंगे। भला इसी में है कि आपके और हमारे बीच में दूरियां बनी रहे, भला इसी में है। प्रताप, अब कहीं नहीं जाएंगे हम। आपने जो कुछ भी खोया है उसे पाने का जो प्रण आपने लिया है, वो प्रण इतना बड़ा है कि उसके आगे सब कुछ गौण हो जाता है। हम इस प्रण में आपके साथ आपको सही मार्ग दिखाने के लिए सत्य की मशाल लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप विजयश्री प्राप्त ना कर लें। यदि कोई ये महान कार्य कर सकता है तो वो भारत का वीर पुत्र प्रताप कर सकता है। अरे वाह, आप जो विश्वास दिखा रही हैं हम उसके योग्य नहीं हैं रानी मां। हमारे कारण हमने अपनी प्रजा को खो दिया। हमारे सेनापति, हमारे साथी, उन्होंने हमारे कारण अपने जीवन को त्याग कर दिया। सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए रानी मां। एक ही मार्ग है इन सभी के बलिदानों को सम्मान देने का। आप अपने जीवन में जिसे उन्होंने अपना जीवन देकर बचाया है वैसा ही उपयोगी, वैसा ही सार्थक बनाइए जैसा उन्होंने सोचा होगा, चाहा, यानी अपने प्रजा का रक्षक बनकर अपना खोया हुआ गौरव लौटा लाए।
जब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करते समय संताप नहीं, उत्सव मनाया, तो फिर आप उनके दिए जीवन में उनके लिए आंसू कैसे बहा सकते हैं? उनकी विजय आपका जीवन है, तो आपको भी उनसे मिले इस जीवन को अपने उन साथियों, अपनी प्रजा उपयोगी और सार्थक बनाना है, और अपने शत्रु से चाहे जो करना पड़े अपना खोया हुआ सब कुछ वापस लेना है। अब हमारे जीवन का एक ही अर्थ होगा, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाना। और जिन्होंने हमारा सर्वस्व छीना है, हम उन्हें भारी मूल्य चुकाने के लिए विवश कर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आपके योग्य मार्गदर्शन में हम इस लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे रानी। प्रताप ने अपनी मां जयवंता बाई के भावनात्मक और धार्मिक सहयोग एवं आशीर्वाद से मां के बराबर स्रोतों से भी अपनी चित्तौड़ की उजड़ी प्रजा के लिए एक नए और भव्य नगर के निर्माण का कार्य आरंभ किया। प्रताप के पास यथोचित संसाधन नहीं थे, अपार धन संपदा भी नहीं थी, किंतु समस्त प्रजा का अगाध विश्वास था उन पर, उनके सपनों पर, उनकी सामर्थ्य पर, उनके जोश पर, और सभी जुट गए नव निर्माण के इस अद्भुत यज्ञ में। और देखते ही देखते प्रताप के नेतृत्व और आचार्य राघवेंद्र की निगरानी और जयवंता बाई के सतत आशीर्वाद के साथ जुटे नव निर्माण के संकल्प से ओतप्रोत इन उजड़े मेवाड़ी प्रजाजनों ने श्रम और साहस का ऐसा अनूठा काम किया कि पग पग पर बाधाएं खड़ी करने वाली नियति ने भी इनके संकल्प के सामने घुटने टेक दिए। साथ ही साथ प्रताप ने एक नई सेना का गठन किया। उन्होंने जोश से भरे नागरिकों को उस सेना में जगह दी और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि वो इस नए नगर की बड़े से बड़े शत्रुओं से भी सुरक्षा कर सकें। और धीरे धीरे कुंवर प्रताप की प्रतिज्ञा एक नए और भव्य नगर के रूप में साकार होने लगी। और अंत में 3 साल के अथक परिश्रम के बाद जब इस नए नगर ने जन्म लिया तो चित्तौड़ की भव्यता को भी इसने कोसों पीछे छोड़ दिया। योद्धा प्रताप का एक नए अवतार में जन्म हुआ, नूतन सृजनकर्ता प्रताप। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का कण कण है ये गाय। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे, जीवन समर्पण है देश को।
विजय भव। आचार्य जी, आज आपके आशीर्वाद से हम अपनी प्रजा और मातृभूमि के इस संघर्ष में सफल हो पाए। आप अवश्य ही सफल होंगे कुंवर प्रताप, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, नैतिकता के मार्ग पे चल रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ साथ। आप जिस भी मार्ग पे जाएं, सफलता आपके कदम चलेगी। आपने प्रण लिया कि जब तक आप अपने विस्थापित प्रजा के सर पर छत नहीं प्रदान कर देते, तब तक आप किसी महल में, किसी दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे और ना ही किसी राजकीय सुख सुविधाओं का प्रयोग करेंगे। और आज एकलिंग जी के आशीर्वाद से आपका ये प्रण पूर्ण हो। आचार्य जी, आज यदि रावत जी जीवित होते तो कितने प्रसन्न होते ये देख कि हमने अपने अथक परिश्रम से एक नया नगर बना डाला। मेवाड़ के सभी वीर आपको स्वर्ग से देख रहे हैं और प्रसन्न हैं ये जानकर कि आपने उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, आपने उस मातृभूमि को उजड़ने नहीं दिया, अपितु उसका नए सिरे से निर्माण, उससे एक नई पहचान दी। मेवाड़ के सभी वीर सदैव आपके साथ हैं कुंवर प्रताप, सदैव आपके साथ। जी, हम अपने वीर साथियों के बलिदानों को यूं निरर्थक नहीं बनने देंगे। नहीं, जिस निर्णायक दिन की हम सबको 3 वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो आ चुका है। आज से हम अपने नए संघर्ष को आरंभ करेंगे। एकलिंग जी महाराज, आपके आशीर्वाद आज अपनी विस्थापित प्रजा की एक नए नगर का निर्माण कार्य संपूर्ण किया। अब हमारा अगला संकल्प होगा, हमारा नया संकल्प इसी नए नगर को संपूर्ण राजपुताने की एकता का प्रतीक बना और उस मुगल आक्रांता को अपनी मातृभूमि से भगाना। हम उन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराएंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी।
अकबर आजम जिंदाबाद, 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 अकबर आजम जिंदाबाद। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो मान, कहो। देखिए जहांपना, पिछले 3 सालों में भारतवर्ष का अधिकांश भूभाग आ चुका है आपके अधिकार क्षेत्र में। सूबाए उड़ीसा, सूबाए बिहार और सूबाए बंगाल। माशाअल्लाह। निहायत बारीक और खूबसूरत कढ़ाई वाला लिबास पहना है मियां। क्या नफासत दिखाई है मुल्क में। वाह। ज़रा नवाजी के लिए हर साल शहंशाह का तहे दिल से शुक्रिया। ये राजपूताने की रियासत टोंक की कढ़ाई छपाई है हुजूर। और अब तक यही इलाका नहीं है सल्तनत मुगलिया के इख्तियार। हम ठीक कह रहे हैं ना मान? शहंशाह वो हम इस इलाके में इन बेहतरीन बुनकरों अपना शाही बुनकर बनाना चाहते हैं ताकि इनका फन हुनर शहंशाह हिंद के शाही लिबासों की तामीर में काम आ सके। अब खड़े क्या हैं? बताइए कि जिन इलाकों चाहे वो जितने छोटे ही क्यों ना हम नहीं जीत पाए हैं, क्या कर रहे हैं हम उनको? जहांपना बस मुट्ठी भर राजपूत राजा रह गए हैं जिनके साथ हमें संधि करना अभी बाकी है। इसीलिए आज हमने उनको यहां पर बुलाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। हाजिर किया जाए उन्हें। सलाम कीजिए शहंशाह हिंद को झुककर। निष्ठा ही नहीं है आपके शहंशाह के लिए हमारे मन में मान सिंह जी। तो कैसे करें उन्हें प्रणाम? हम राजपूत हैं हम। तीनों राजपूत राजाओं हम तय दिल से अपने दरबार खैर मकदम करते हैं। बात है अमर सिंह जी? अंतिम घर की छत भी बन गई है। इसका अर्थ है कि राजराज घर आ रहे हैं। क्या? माँ, चलिए चलकर सारी तैयारियां करते हैं। चलिए। ये पर्दा अच्छे से लगा देना, फूल डाल देना। भाभी साहब, दादा भाई 3 वर्षों के बाद इस महल में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं और आप है कि पर्दे लगवा रही हैं। जान, आप नहीं जानती, आपके दादा भाई को ये सब बहुत पसंद है। ये नगर बनाने के लिए उन्होंने हर छोटी छोटी चीज पर कितना ध्यान दिया है। भाभी साहब, दादा भाई ने प्रण लिया था कि जब तक इस नगर के हर निवासी के पास रहने के लिए छत न हो, तो इस महल में प्रवेश नहीं करेंगे।
उनका प्रण पूरा हो चुका है। अब आपके इन पर्दों से उनके प्रण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए शीघ्र करना। भाभी साहब जल्दी चलिए। राम सिंह जी, इन स्तंभ को और चमकाने की आवश्यकता है। चक्रपाणी जी, दुर्ग कीर्ति द्वार पर कुछ और निरीक्षण मचान लगने चाहिए, देख लीजिएगा। जी बाबूजी, आइए। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप बहुत बहुत बधाई हो कुंवर प्रताप, जो आपने हमारे लिए मात्र 3 वर्षों में अपने कठिन परिश्रम, धैर्य और दृढ़ निश्चय से इस भव्य नगर, या फिर हम ये कहें कि इस भव्य राजधानी का निर्माण कर दिखाया है। इसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए। नहीं दजीराज, इस नए नगर के निर्माण का श्रेय हमारा नहीं है, उदयपुर के बच्चे बच्चे का है। उदयपुर? जी दजीराज, यही नाम सोचा है हमने इस नए नगर के। राणा उदय सिंह जी का बसाया हुआ नया नगर उदयपुर। दाजीराज, आप सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सबके राणा जी हैं, इसलिए संसार आज से इस नए नगर को उदयपुर के नाम से जानेगा। उदयपुर, 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 उदयपुर। दाजीराज, आप सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सबके राणा जी हैं, इसलिए संसार आज से इस नए नगर को उदयपुर के नाम से जानेगा। जयवंताबाई जी, आरती उतारिए कुंवर प्रताप की, कहीं हमारी नजर न लग जाए इन्हें। नहीं राणा जी, आरती उतारने का अधिकार तो धीरबाई जी का है, क्योंकि हमारे अनुपस्थिति में महारानी के सभी कर्तव्य इन्होंने ही निभाए, इसलिए अब भी ये कर्तव्य यही निभाएंगे। जयवंताबाई जी, हम जानते हैं कि अब आप महल के क्रियाकलापों में अधिक रुचि नहीं रखती, किंतु आज हम स्वयं आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सही मार्ग दिखाने वाली महारानी के रूप में आप कुंवर प्रताप की आरती उतारें।
रानी माँ, आप ही कीजिए ना आरती। जीजा उतारिए ना कुंवर प्रताप की आरती आप। हाँ बड़ी रानी माँ, आप उतारिए। जीजा, मेवाड़ की महारानी आप है, कुंवर प्रताप की आरती आप उतारें। चार कदम मिलकर साथ क्या चल लिए? आप ये मत मान लीजिएगा कि प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली है हमने आपकी। हमें भी शमशीर के जोर पे आपकी रियासतों पे कब्जा नहीं करना है जनाब। हम तो चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में ऐसा दोस्ताना करार हो जाए जिससे हमारी सल्तनत के तहत आपकी रियासत भी दौलतमंद हो, फले फूले। बदल चुके हैं हम, अब वो पहले वाली जोर जबरदस्ती की जिद छोड़ दी है हमने। क्योंकि अब आपने एक राजपूत राजकुमारी हीर से विवाह कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि हम ये मान लें कि अब आपके मन में सभी राजपूतों के लिए आदर और सम्मान जाग उठा। आप क्या चाहते हैं कि तोड़ में जो आपने नरसंहार किया है उसे हम भूल जाएं? याद है कितने राजपूत शूरवीरों का नरसंग वध किया था आपने? कितने राजपूतों की रणभूमि में लाशें बिछाई थी आपने? कितनी राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था वहां पे? दुर्ग में उपस्थित कितने भोले भाले निरपराध प्रजाजनों को मारा था आपने? हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आप फिर ऐसा नहीं करेंगे? आइए हमारे साथ। चित्तौड़ में जो हुआ हम मानते हैं एक भूल थी हमारी। बेहद अफसोस है हमें अपनी उस गलती का, पर उसके बाद हमसे दोबारा ऐसा ना हो इसकी कामयाब और ईमानदार कोशिश की है हमने। बल्कि जो भी हमारे साथ बहादुरी से लड़े उनके लिए बड़ी इज्जत है हमारे दिल में। एहतराम करते हैं हम उनकी बहादुरी का। और ये है सबूत हमारे जज्बातों और अल्फाजों का। राजा जयमल और बहादुर पत्ता, चित्तौड़ के दो इंतहाई बहादुर और जांबाज जंगजू। हम ताउम्र इन जंगजुओं के भूतों को अपने सामने रखेंगे ताकि हमारे जहन में इन्हें देख देख कर इन्हीं की मानिंद बहादुरी का जज्बा आ सके। ठीक है शहंशाह, हम तैयार हैं आपके साथ मैत्री संधि के लिए शहंशाह। प्रताप या मेवाड़ का राज परिवार आपकी इन सब बातों से प्रभावित होगा, हमें तो अभी तक संदेह है इस पर। सुना है कुंवर प्रताप ने इतनी बड़ी पराजय के बाद भी साहस नहीं खोया है अपना, और चित्तौड़ से भी कई अधिक एक ऐसे भव्य नगर का निर्माण कर डाला है जिसके दूर दूर तक चर्चे हैं। आप इस समय एक घायल शेर हैं और राजपुताने के
घायल शेर बहुत खतरनाक होते हैं शहंशाह। इस दोस्ताना मशवरे के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मान सिंह, फौरन हमारे सामने प्रताप के इस नए शहर का नक्शा तैयार करके पेश किया जाए। जी शहंशाह। ताजीराज, हमारे पूरब दिशा में एक विशाल झील पिछोला है। बाकी सभी दिशाएं अरावली की ऊंची ऊंची दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से आच्छादित है। ताजीराज, शत्रु चाहे भी तो हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, और वहां उस पहाड़ी से हम दिन रात हम शत्रु पर वार कर सकते हैं। हमारे शत्रु उन पहाड़ियों तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि हर संभावित आक्रमण से हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं। हाँ हमारे शेर, हम सब सुरक्षित हैं। इससे पहले कि हमारे शेर महोदय के सोने का समय हो जाए, आइए महल के बचे हुए भाग दिखा दें। आइए चलिए गौर प्रताप। शहंशाह, ये राजपूताना के विशाल और भव्य महल हैं। वास्तव में चारों ओर फैली दुर्गम अरावली पर्वत श्रृंखलाएं और पूरब में सागर से विशाल पिछौल झील से घिरे इस दुर्ग के अंदर इन्होंने कई छोटे छोटे महल बनवाए हैं, जो कई सुंदर चौकों और हवादार गलियारों से आपस में जुड़े हुए हैं। क्या क्या नाम है इन महलों के? एक एक का नाम जानना चाहते हैं। ये रहा अमर महल, वो रहा भीम विलास, और वो बड़ा महल। ताजीराज, आपका दरबार अमर महल में। ये हमारे नाम पे रखा गया है। लो, फिर नन्हे बालक के नाम पे भी कुछ ना कुछ हो ही गया। किंतु राणा अजय सिंह के छोटे पुत्र के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। हमने स्वयं कुंवर प्रताप को मना किया था कि जब तक आप अपना नाम नहीं कमा लेते, आपके नाम के पीछे कुछ न रखा जाए। ठीक यहाँ इनका विशाल शस्त्रागार है, जहां हर प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का संग्रह किया गया है। बहुत खूब। रानी मां, ये रहा आपका कृष्ण विलास। यहां आप ध्यान मग्न होकर साधना अर्चना कर सकती हैं। कुंवर प्रताप, आपकी रानी मां अधिकतर समय इनके साथ नहीं, हमारे साथ रानी महल में बिताएंगी। नहीं धीरबाई जी, लगता है कुंवर प्रताप को हमारे भविष्य की योजनाओं की भली भांति समझ है। हमारे लिए यही सर्वथा उपयुक्त स्थान है ना राणा जी? आप उचित कह रही हैं जयवंता बाई जी। इस नगर के एक और पहाड़ी है और दूसरी ओर झील है।
इस नगर को आसानी से घेरा नहीं जा सकता शहंशाह। अगर कोई भी सेना इस पर आक्रमण करती है तो राजपूती सेना उसे कहीं से भी आकर घेर सकती है और शत्रु पर आक्रमण कर सकती है। प्रताप ने इस बार अपने नगर को बचाने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, मानना पड़ेगा। पर क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो इस नगर को चलाने और उसके बचाव के लिए उसका साथ दे सकें? उसके सभी बड़े सिपह सलार तो शहीद हो चुके हैं, उसका दरबार तो खाली होगा। इस नए नगर के बचाव और उसकी फौज में जोश भरने वाले जंगजू कहां है प्रताप के पास? लगता है दरबार में सब लोग एकत्रित हो गए। हमें चलना चाहिए कुंवर प्रताप। राणा जी, आज पहला दिन है और आप आज से ही काम शुरू। छोटी माँ, बिना समय गवाए हमने सोचा क्यों ना दाजीराज के नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाए, इसीलिए दरबार बुलाया गया है हमें। आइए दाजीराज। यह आवश्यक भी हो गया है क्योंकि चित्तौड़ युद्ध में हम अपने सारे विश्वास मंत्री, सारे सामंत और सारे सेनापति खो चुके थे। खोया कहाँ है आपने उन्हें राणा जी? आपके सभी सामंत, सभी मंत्री, सभी सेनापति अमर हो चुके हैं, हमारे पुरखों की तरह। ये भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं जयवंता बाई जी। और वैसे भी इतना विशाल महल है, एक दिन में कहां घूम पाएंगे। फिर कभी घूम लेंगे, अभी हम चलते हैं। चलिए कुंवर प्रताप। कौन जगमाल, नए मंत्रिमंडल की घोषणा है, आप नहीं चलेंगे? चलेंगे ना दादा भाई, क्यों नहीं चलेंगे। हम तो सिर्फ देख रहे थे कि आप नए मंत्रिमंडल की घोषणा में अपने छोटे भाई को आमंत्रित करते या भूल जाते। अपने छोटे भाई को तो हम सपने में भी नहीं भुला सकते। आइए। वीरबाई जी, जब से हम वापस आए हैं हमें लगता है आप हमें टाल रही हैं। क्यों? हमारे कारण ही तो आप यहाँ से गई थी जीजा। ग्लानि से लथपथ हम बात भी क्या करें आपसे। महल छोड़कर जाने का निर्णय हमारा था वीरबाई जी, और वैसे भी नियति के हाथ में सब कुछ होता है, भला बुरा सब। फिर आप क्यों अपने आप को झूठे अपराध बोध के आंच में जला रही हैं? कुछ नहीं किया आपने। इस नए महल में सारे संबंधों की नई शुरुआत करनी चाहिए। शहंशाह, प्रताप के नए महल में दरबार वाले भाग पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हाँ मान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम इस दरबार में होने वाली हर छोटी से छोटी हरकत पर अपनी नजर रखो। हम सबका वध करने आए आपका नगराज जी। क्या? नहीं हुक्म। तो फिर ये खंजर क्यों? ये तो बस हम फूल से ले आए। हम सच कह रहे हैं हुक्म। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं नगराज जी? और ऐसी छोटी मोटी छुरियां हर किसी के पास है, आप खुद देख लीजिए। पता नहीं क्यों, किंतु एक विचित्र सी अपनेपन की तरंगे मिल रही हैं हमें आपसे। जैसे कि यहाँ ये जो कुछ भी चल रहा है आपका वो नहीं, कुछ और ही उद्देश्य है। अब कहना क्या चाहते हैं हुक्म? राणा उदय सिंह की, 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 राणा उदय सिंह की,
बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने और कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण राजकीय विभागों के प्रमुखों की एक सूची तैयार की। अब कुंवर प्रताप आपको वो सूची सुनाएंगे। सर्वप्रथम अमात्य प्रमुख अर्थात महामंत्री हमारे विचार से यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन में इस पद के लिए या उस उपयुक्त व्यक्ति के नाम के लिए कभी कोई दुविधा नहीं हो। और चूंकि इस सर्वाधिक और महत्वपूर्ण पद के लिए जो सबसे योग्य व्यक्ति मेवाड़ में है वो और कोई नहीं। हमारे आदरणीय आचार्य राघवेंद्र जी आइए आचार्य जी। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु मेवाड़ की सेवा के लिए हमें किसी पद की आवश्यकता नहीं। वो हम अच्छी तरह जानते हैं आचार्य जी, और ये आप कई बार सिद्ध भी कर चुके हैं। किंतु इस समय हमारे गिरते स्वास्थ्य के कारण हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस पद को स्वीकार करें और इसकी गरिमा। राणा जी, जैसे आपको और कुंवर प्रताप को उचित लगे। चित्तौड़ के महान शूरवीर आदरणीय स्वर्गीय चुंडावत स्वामी पीढ़ियों उन्होंने मेवाड़ के शासक और उत्तराधिकारियों की रक्षा को अपना धर्म चित्तौड़ के महायुद्ध में मुगलों के विरुद्ध शौर्य भरे बलिदान से उन्होंने वीरता और त्याग एक अमिट और अद्भुत गाथा लिखा। और आज उनके उत्तराधिकारी किशनदास जी चुंडावत हमारे मत चुंडावत वंश को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व इन्हीं का। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया यहाँ आए और राजकोष संरक्षक को स्वीकार कर। हम पूरी विनम्रता और उत्तरदायित्व के साथ इस पद को स्वीकार कर हम आपको विश्वास दिलाते कि अपने काकोसा के भांति अपनी अंतिम सांस तक आपके दिए हुए इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। आप हमें दादा भाई कह सकते हैं, आपके काका भी हमारे लिए पिता समान। अब हमारे मित्र जिनके साथ हमने कई युद्ध लड़े, टोड़ा जी, हम चाहते हैं कि आप इस नगर की सुरक्षा और नियम व्यवस्था के भार को संभालें। हमें पूर्ण विश्वास है कि उदयपुर की प्रजा बिना किसी भय और चिंता के आपकी निगरानी रानी चैन की नींद से आइए पद को स्वीकार कीजिए। हम पूरी निष्ठा से
इस पद की गरिमा उत्तम उत्तम, अति अति आपका नाम नहीं आया अभी तक। हमारे दाता राणा जी और कुंवर प्रताप के बहुत निकट थे। हमें पूरा विश्वास है कि राणा जी और कुंवर प्रताप ने हमारे लिए कोई बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सोचा होगा। कनकराज जी, आपके पिता स्वर्गीय देवीदास जी राणा जी के बहुत ही निकट और विश्वास पात्र थे। बचपन में वे हमारे बहुत ही प्रिय काका साहब थे। और उसके उपरांत भी जैसा कि यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जानते हैं, उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए शत्रुओं की सहायता कर देशद्रोह जैसा विश्वासघात किया था। तुम ही मेरे काम के आदमी हो कनकराज राज। तुम ही मेरी आकांक्षाएं पूरी करने में मेरी सहायता करोगे। कनकराज जी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक देवी काका राणा जी के प्रति निष्ठावान थे और हमने ये भी सुना है कि आपके पास बहुत अद्भुत जानकारियां हैं मवेशियों और अश्वों के बारे में। इसलिए सारी विगत बातों को भुलाकर हम चाहते हैं कि आप हमारे मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाएं। उदयपुर के सारे मवेशियों और अश्वों की सुरक्षा और उनके रख रखाव का भार हम आपके योग्य कंधों पर रखना चाहते हैं। हुक्म, हम मेवाड़ नरेश और आपके निर्णय पर उंगली उठाने का अपराध तो कर ही नहीं सकते। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तरदायित्व हमें दिया जा रहा है, हम उससे कहीं अधिक, कहीं बड़ा उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता रखते हैं। वो हम जानते हैं, किंतु आपको सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि आप में अपने पिता की भांति देश के साथ विश्वासघात करने की प्रवृत्ति नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ ये कार्य करेंगे। दादा भाई, आपने अभी तक सबसे महत्वपूर्ण पद की तो घोषणा की ही नहीं। जी कुंवर प्रताप, सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रधान सेनापति के पद के लिए आपने किससे नियुक्त किया है? ये पद तो हमें ही मिलेगा। उस घोषणा के लिए आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। प्रधान सेनापति। इसलिए जिस दिन हमारे नए शस्त्रागार का उद्घाटन होगा, उस दिन वे आएंगे। इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त और चौंकाने वाली घोषणा। लाइए, हमें खान दीजिए। जी। अजब दे, कहीं कुंवर प्रताप के स्नेह में आपने खांड अधिक तो नहीं डाल दिया? वैद्य जी ने परामर्श दिया है राणा जी को खांड कम देने के लिए। हमने ताजीराज के लिए अलग से पकवान निकाल कर रखे हैं। वैसे आप है तो बहुत सौभाग्यशाली अजब थे। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कुंवर प्रताप के निकट आने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अन्यथा अधिकतर राजपूत राजकुमारों और राजाओं को
कहीं कहीं विवाह करके कहीं कहीं पत्नियां महलों में लानी पड़ती है। उफ रानी माँ, आप तो जानती है कि दादा भाई भाभी सा से कितना प्रेम करते हैं, तो फिर क्यों लाएंगे वो अपने लिए कोई और? हमारी माँ कहती है कि सभी राजाओं को करने पड़ते हैं राजनीतिक कारणों से विवाह। क्या ये सच है? तो फिर क्रूर प्रताप को भी विवाह करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उनके मन में आपके लिए प्रेम कम हो जाएगा। क्या राणा जी जीजा से प्रेम नहीं करते? हमसे नहीं करते? राजपूत राजाओं को और राजकुमारों को राजनीतिक मैत्री करने के लिए विवाह करने पड़ते हैं। आप लोगों ने सुना नहीं कि डूंगरपुर के राजकुमार ने टोंक की राजकुमारी के पिता से राजनीतिक मैत्री के लिए तीसरा विवाह कर लिया। दासी, आप जरा काम में हाथ बटाइए। खीर कौन देख रहा है? अजब दे, अजब दे, आप देखिए ना। कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि कुंवर जगमाल बहुत उत्सुक हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा उत्तरदायित्व सौंपा जाने वाला है। हमारे छोटे भाई सदा से ही कला संस्कृति के संरक्षक रहे, इसलिए हमने और दाजीराज ने सोचा कि क्यों ना आपको राज्य सांस्कृतिक मंत्री का पद दिया जाए, उससे सम्मानित किया जाए, ताकि आप अपने योग्य दिशा निर्देशों से राज्य कला संस्कृति के साथ साथ राजपूताना कलाओं की अमूल्य विरासत को नई नई ऊंचाइयां देते। कुंवर जगमाल। माता जी राज। क्या आप सभी प्रण लेने के लिए तैयार हैं? जी हुकुम। हम प्रण लेते हैं, कि हम अपने अंतिम श्वास तक, कि हम अपनी अंतिम सांस तक दिए हुए उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ निर्वहन करेंगे। जय किंग जी! जय किंग जी! जय किंग जी! वैसे आप हैं तो बहुत सौभाग्यशाली अजय। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कुंवर प्रताप के निकट आने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अन्यथा अधिकतर राजपूत राजकुमारों और राजाओं को कहीं कहीं विवाह करके कहीं कहीं पत्नियां महलों में लानी पड़ती है। हमारी माँ कहती है कि सभी राजाओं को करने पड़ते हैं राजनीतिक कारणों से विवाह। तो फिर क्रूर प्रताप को भी विवाह करना पड़ सकता है। राजपूत राजाओं को और राजकुमारों को राजनीतिक मैत्री करने के लिए विवाह करने पड़ते हैं। अजब दे,
ये क्या जब थे? आपके पति दिन भर नए नगर के उद्घाटन और मंत्रिमंडल के गठन में थक कर महल लौटते हैं और आप उन्हें कुछ ना खिलाकर यहाँ मंदिर को सजाने में व्यस्त हैं। वो हमें लगा कि पाकशाला में कोई और लोग हैं। औरों और आप में अंतर है अजब थे, इतना जानती हैं ना आप? सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए। अजब दे, ये सब जो आप देख रही हैं ना, जिन्हें लोग हमारी उपलब्धियां मानते हैं, ये तभी संभव हुआ है क्योंकि आप एक चट्टान की भांति हमारे साथ खड़ी रही हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, सच में। अगर प्रेम आलाप हो गया हो तो चले भोजन करने। राणा जी वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी, भविष्य की योजनाओं के बारे में हमें दशरथ से बात भी करनी है। कैसी योजना है? आइए अब स्वयं जान जाएंगी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए भंवर जी कि कल सबसे पहले हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे आखेट पर। आखेट पर जाने के बाद हम दोनों कहाँ जाएंगे? वनभोग। वनभोग, और उसके बाद हम आपको आपके मित्रों के साथ लेकर चलेंगे नौका विहार पर। ठीक है राणा जी, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। हम सबको और कुछ नहीं चाहिए। राजीराज, आइए कुंवर प्रताप, आइए अजब थे। हीर भाई जी, आभार मानिए इन दोनों का। इनके कारण ही हमारे जीवन में एक बार फिर से प्रसन्नता वापस लौटी। आपकी प्रसन्नता को और कई गुना बढ़ाने के लिए हमने एक योजना सोची है। योजना हम आपकी बाद में सुनेंगे कुंवर प्रताप, पहले आप बैठिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आइए कुंवर जगमाल, आप भी आइए। कुंवर प्रताप, हम सब ने मिलकर आपके लिए 56 भोग बनाए, पहले वो तो ग्रहण कीजिए। क्यों अजब थे? जी। वैसे हमारे पुत्र कुंवर प्रताप की योजना इतनी कम महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकती। बताइए क्या योजना है आपकी? राजीराज, हमने सोचा है कुछ ही दिनों में हमारे नए शस्त्रागार का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में आसपास के सभी राजपूत राजाओं और सामंतों को हम इसके लिए आमंत्रित कर लें। एक, वे सभी हमारी सैन्य शक्ति देख लेंगे, और दो, उस मुगल के विरुद्ध राजपुताने को फिर से एक बनाने के नए प्रयास का हम सूत्रपात भी कर देंगे। हमें उस मुगल को केवल राजपुताने से ही नहीं, इस देश से भी खदेड़ कर बाहर फेंकना है। उस मुगल के विरुद्ध एक नए संघर्ष को आरंभ करने का समय आ गया है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि आसपास के सभी राजपूत राजा मन ही मन ये चाहते हैं कि उन्हें इस मुगल से छुटकारा मिले, उसके अत्याचारों से उन्हें छुटकारा मिले। हमें बस उन्हें प्रेरित भर करना है। कुंवर प्रताप, हम आपकी इस योजना से असहमत हैं। तो दाजीराज, आप तो पूर्ण रूप से तत्पर थे ना उस मुगल से प्रतिशोध लेने के लिए, फिर अकस्मात ये बात समझने की चेष्टा कीजिए कुंवर प्रताप। वर्षों बाद हमारी प्रजा ने सुख देखा है, शांति देखी, समृद्धि देखी। अब हम अपने राज्य से ये सुख, शांति, समृद्धि वापस नहीं ले सकते। रही बात उस अकबर की, वो वैसे भी अपने राज्य का बहुत विस्तार कर चुका है अपनी मुगल सेना के साथ। अब हम उसका सामना नहीं कर सकते कुंवर प्रताप, और आप भी अपने इस अव्यवहारिक सपने को देखना छोड़ दीजिए कुंवर प्रताप। दाजीराज, ये हमारा निजी सपना नहीं है, नहीं, ये उन सभी राजपूतों की हुंकार है उस मुगल के विरुद्ध। हम मानते हैं कि
उससे लड़ना कठिन हो गया है, किंतु यह असंभव कार्य नहीं है। नहीं दाजीराज, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि हम उससे लड़ने का प्रयास करें। आपने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब एक राजपूत दृढ़ निश्चय कर ले, ठान ले, तो बिना संसाधनों के मात्र 3 वर्षों में एक पूरी नगरी को स्थापित कर सकता है। इतनी क्षमता हम रखते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अपने इस नए दुर्ग को नष्ट कर दें? यही चाहते हैं आप? नहीं दाजीराज, नहीं, हमारा कदापि वो अर्थ नहीं था। अर्थ जो भी हो कुंवर प्रताप, परिणाम वही होगा जो हम कह रहे हैं। और रही बात पड़ोसी राजपूत राज्यों के साथ देने की, तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें कुंवर प्रताप कि कोई हमारा साथ नहीं देगा। वो भी अकबर के विरुद्ध तो कदापि नहीं। सब राज्यों ने अकबर के साथ मैत्री संधियां कर ली है। उल्टा ये सब कर हम अकबर को चौकन्ना कर देंगे और एक बार फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। सब राज्यों ने अकबर के साथ मैत्री संधियां कर ली है। उल्टा ये सब कर हम अकबर को चौकन्ना कर देंगे और एक बार फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपकी सारी बातें मानते हैं दाजीराज, किंतु हम एक प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार से कोई भी आत्मसम्मानी राजपूत राजा सुखी नहीं है उस मुगल के आगे झुककर। सबको एक अवसर की खोज है, और जब उन्हें हमें वो अवसर दिखेगा तो क्यों नहीं देंगे वे हमारा साथ। बहुत रक्तपात देख चुके हैं कुंवर प्रताप हम। अब हम अपने राज्य को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे। ठीक है दाजीराज, अगर हम युद्ध नहीं भी लड़े तो क्या लगता है आपको वो मुगल हमसे युद्ध नहीं लड़ेगा? देखिएगा, बहुत शीघ्र ही वो इस नए नगर को भी हथियाना चाहेगा, इसे अपनी मुट्ठी में करना चाहेगा। फिर क्या करेंगे आप? बिना तैयारी के कैसे लड़ेंगे युद्ध? दाजीराज, फिर से दोहराया जाएगा चित्तौड़ दौड़ का। हम कह चुके हैं कुंवर प्रताप कि हम अपनी प्रजा को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, मतलब नहीं झोंकेंगे। बहुत दुख सह चुकी है हमारी प्रजा। एक के बाद एक युद्ध के बाद में पिस चुका है हमारा राज्य। आत्मघाती है आपकी ये योजना कुंवर प्रताप। एक नए विनाश को आमंत्रण देना है ये योजना। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी भी नए युद्ध को अनुमति नहीं देंगे। जब तक हमारी आखिरी दाजीराज, दाजीराज, राणा जी, दाजीराज, स्वास्थ्य कैसा है राणा जी का? पहले की तुलना में अब उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो चुका है। वैद्य जी ने उन्हें विश्राम करने और तनाव से दूर रहने के लिए कहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो राणा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है। क्या बात है वीरबाई जी? ऐसे तो राणा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है, पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था जीजा। इतनी कठिनाइयों के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सहज हो रहा है, पहले की भांति हो रहा है, किंतु पिता पुत्र में ऐसा कटु विवाद देख हमारा मन बहुत घबरा रहा है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग मत होना
परिवार के स्वस्थ वातावरण की पहचान होती है वीर भाई जी। सैन्य विषयों को लेकर राणा जी और प्रताप दोनों ही अच्छी समझ रखते हैं, तो उनमें वैचारिक मतभेद तो होंगे ही, और वैसे भी ठीक ही है वीर भाई जी। दोनों अपने विचार भेद उपरांत भी इतने परिपक्व हैं कि पिता पुत्र के आपसी संबंधों में वे कभी आंच नहीं आने देंगे। निर्णय वही अंतिम होगा जो श्रेष्ठ है। जीजा, आपने कितने अच्छे से समझाकर हमारा मानसिक उद्वेग शांत कर दिया। चिंता मत कीजिए वीर भाई जी, डरना विचारहीनता से चाहिए। जहां विचार है सबका कल्याण ही करेंगे ईश्वर। आपने राणा जी की कुशलता के बारे में बताकर हमें निश्चित कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अपने इस नए दुर्ग को नष्ट कर दें? यही चाहते हैं आप? बहुत रक्तपात देख चुके हैं कुंवर प्रताप हम। अब हम अपने राज्य को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। फिर से दोहराया जाएगा। दौड़ दौड़ ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आपने ताजीरात से बात क्यों नहीं की अब तक? आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, परंतु आपने उनसे जाकर अब तक कोई बात नहीं की। आप चलिए हमारे साथ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप। चलिए। परिणाम वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें कुंवर प्रताप कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, वो भी अकबर के विरुद्ध तो कदापि नहीं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।